हेलो नमस्कार अध्ययनरत छात्र छात्राओं आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम खगोल शास्त्र से संबंधित खगोलीय घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिएगा, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले चंद्रमा की कलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रमा ये मतलब ये है सूरज की रोशनी, ठीक है। और जब ये सूरज की रोशनी चंद्रमाओं पर पड़ती है, सूरज की रोशनी चंद्रमाओं पर पड़ती है, तो जब पृथ्वी पर अंधेरे का समय होता है तब सूरज की जब रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा की रोशनी फिर अंधेरा के समय पृथ्वी पर प्रकाशित करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि आप देखिएगा कि पूर्णिमा के दिन मतलब जब सूरज की रोशनी आके इस चंद्रमा पर फिर चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर आके प्रकाशित करता है। जिस प्रकार पृथ्वी वासियों को अंधेरा से उजेला आने में भी सहयोग मिलता है ना, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाएं अधिकतर पृथ्वी की चक्कर लगाते लगाते अपनी अर्धचंद्राकार में भी परिवर्तित होने लगता है, तो कभी पूरे पूरे दिखाई देने लगता है चंद्रमा की आकृति। और चंद्रमा की पूरा अंधेरा कब होता है? अमावस्या के रात में, क्योंकि उस समय पृथ्वी के सबसे पिछले भाग में चले जाता है। यानी कि जिस समय जब पृथ्वी पर दिन का समय होता है, उस समय पृथ्वी के लगभग यानी कि शाम के समय में पृथ्वी के पीछे की तरफ होता है और अंधेरा के समय यहाँ चंद्रमा की कोई कलाएं ही नहीं दिखती। उस समय चंद्रमा नहीं निकल पाता। फिर मध्य रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती हुई फिर मध्य रात्रि में फिर उसका वर्णन मतलब उसका दिखाई देता है ना पृथ्वी पर। इस प्रकार चंद्रमा की कलाएं पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए करती हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया चंद्रमा की कलाएं। अब हम पृथ्वी के ऋतुओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले सूरज और पृथ्वी के यानी कि जो विकिरण होता है ना, जो उसकी सूर्य प्रकाश है वह पृथ्वी पर कहाँ पहुँचता है और कैसे मतलब पहुँचता है, ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जब सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा में 21 मार्च को जब सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, तब पृथ्वी पर रात और दिन बिल्कुल 12 घंटे का बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। और उस समय बराबर होने के साथ साथ भूमध्य रेखा पर तापमान भी अधिक हो जाता है, लेकिन वो मतलब उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में इनमें तापमान समांतर होता है, ठीक है, लगभग समांतर ही होता है। और इसके बाद आता है ये 21 मार्च से 21 जून को आने लगता है। तो इसके बाद अब समझिएगा पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो जो ये ऋतुएं हैं ना, पृथ्वी पर जब सूरज की किरणें समय के अनुसार किरणें पहुंचती हैं, जैसे कि आप समझिएगा कि जब सूरज की किरणें सबसे पहले सूरज की किरणें भूमध्य रेखा यानी 21 मार्च को सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो पृथ्वी पर रात और दिन उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन बिल्कुल बराबर 12 घंटे का होता है, ठीक है, 21 मार्च के महीने में। क्योंकि सूरज की किरणें भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीच यानी मध्य में सूरज की किरणें पड़ती है, जिस कारण
दोनों गोलार्धों में सूरज की रोशनी एवं समय बिल्कुल बरोबर होता है। तो आप ये समझिएगा कि 21 मार्च से फिर 21 जून को उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, 21 मार्च से जब सूरज की किरणें उत्तर की तरफ यानी 21 जून को आने लगता है तब उसे कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण है ना। तो 21 जून को जब सूरज की किरणें पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध है जहाँ कर्क रेखा है वहाँ सीधे पड़ते हैं 21 जून को, और 21 जून को तो पड़ती है पर उस समय जब सूरज की किरणें 21 जून को पड़ती है तो तापमान में अधिकता होती है और ग्रीष्म काल का भी समय होता है उस समय, लेकिन बारिश का भी समय होता है। और साथ ही सूरज की किरणें जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पहुंच जाता है तो दिन और रात में अंतर आने लगता है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के मध्य में। तो सूरज की किरणें जब 21 मार्च को तो कर्क रेखा में पड़ती है जिस कारण तापमान ज़्यादा हो जाता है और साथ ही इसके जो रात और दिन होता है ना, ये रात यहाँ पर छोटा हो जाता है और दिन बड़ा हो जाता है। तो 21 जून को सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ दिन लंबा होता है और ग्रीष्म काल होता है, जो कि दिन होता है इसका 13 घंटे और 40 मिनट का, और रात होता है 10 घंटे 40 मिनट का रात होता है। मतलब 21 जून को कहाँ पर? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा पर, है ना। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में अगर 21 जून को यहाँ 10 घंटे का रात होगा तो 13 घंटे 40 मिनट का दिन होगा। और वहीं बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो वहाँ पर 21 जून को ही दिन 10 घंटे 40 मिनट का और रात 13 घंटे 40 मिनट का रहेगा। इस प्रकार जब सूरज की किरणें 21 जून को सूर्य के मतलब कर्क रेखा पर पड़ती है सीधे, तब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समय का अंतराल हो जाता है ना। इसके बाद आता है 21 जून से सीधे आने लगता है 23 सितंबर तक, यानी कि ग्रीष्म काल से फिर वर्षा ऋतु का आ जाता है अपने इस उत्तरी गोलार्ध में। तो सितंबर के समय में यहाँ शरद ऋतु स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 21 मार्च और 21 जून के मध्य तो बसंत ऋतु तो होता ही है, और उसी प्रकार 21 जून में भी ग्रीष्म काल होता है, और ग्रीष्म काल के बाद साथ ही साथ ग्रीष्म काल में वर्षा भी होने लगता है, और ग्रीष्म काल के बाद फिर शरद ऋतु आ जाता है। तो 23 सितंबर को फिर उत्तरायण से सीधे फिर दक्षिणायन आने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सूरज की किरणें फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंचने लगता है। तो 23 सितंबर को फिर सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर आता है। जिस प्रकार 21 मार्च को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर आता है, उसी प्रकार सूरज की किरणें 23 सितंबर को पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर आता है, जिस कारण रात और दिन 12 घंटे का बराबर हो जाता है। जिस प्रकार 21 मार्च को होता है उसी प्रकार 23 सितंबर को भी होने लगता है। इसके बाद क्योंकि 23 सितंबर में के बाद पतझड़ के समय भी आने लगता है ना। इसके बाद फिर दिसंबर आने लगता है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बाद दिसंबर। तो दिसंबर यानी 22 दिसंबर तक में शीतकालीन आ जाता है। तो शीतकालीन में 22 दिसंबर को यानी कि जब सूरज की किरणें 22 दिसंबर को पृथ्वी के मकर रेखा में पड़ती है तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में समय का अंतराल भी दिन और रात का भी अंतराल हो जाता है। जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में
समय और रात और दिन का अंतराल होता है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जब सूरज की किरण मकर रेखा पर पड़ती है तो दिन वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध पर बहुत लंबा यानी कि 13 घंटे 40 मिनट का और रात 10 घंटे और 40 मिनट का होता है। ठीक है। और वहीं अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध में तो वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, जिस कारण वहाँ पर रात लंबा हो जाता है 13 घंटा 40 मिनट का और दिन हो जाता है 10 घंटा 40 मिनट का। ठीक है। इस प्रकार से ऋतुओं एवं समय का परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि जब 23 सितंबर से यानी 23 सितंबर को जब पृथ्वी के मध्य वाले क्षेत्र यानी कि भूमध्य रेखा पर पहुंचता है तो इसके बाद 22 दिसंबर को यह दक्षिणायन होने लगता है ना, जिस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है, अधिकतर शीतकाल। ठीक है। इस प्रकार से यह चलती रहती है। जिस प्रकार पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाता है उसी प्रकार से ऋतु भी परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार जैसे कि जनवरी से फरवरी तक शीतकाल ही रहता है, लगभग शीतकाल ही रहता है। इसके बाद 21 मार्च से 21 मार्च से जून तक के महीने तक यानी ग्रीष्मकाल ही होता है, यानी कि जून जुलाई तक तो होता ही है, जून जुलाई अगस्त तक, मतलब उनमें वर्षा का सीजन होने के कारण ग्रीष्मकाल का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है ना। इसीलिए वहाँ मतलब जून से सितंबर तक यानी कि समझ लो जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 4 महीने के बीच तक वर्षा का काल होता है। और ऋतुओं के कालों में जैसे कि देखें जनवरी और फरवरी, ये तो शीतकाल में आ जाएगा, मतलब नवंबर दिसंबर तक में। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि मार्च अप्रैल मई जून यानी कि इनमें अधिकतर तापमान वाला ग्रीष्मकाल होता है। और मई, इसके बाद जून में तो और तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बारिश और बादल के बिगड़ते मौसम के कारण तापमान का कुछ अंदाजा ही नहीं होता। ठीक है। जिस कारण बसंत काल वर्षा ऋतु में तो स्टार्ट हो जाता है ग्रीष्म काल में, और फिर सूरज की किरणें जिस प्रकार मतलब पृथ्वी मतलब सूर्य के चक्कर लगाते हुए फिर वर्षा ऋतु के काल में आ जाता है, मतलब मौसम परिवर्तन होने लगता है और मानसूनी हवाएं परिवर्तित होने लगते हैं और हमारी इसी प्रकार भारत में भी प्रवेश होने लगते हैं। इसके बाद ग्रीष्म काल में भी वर्षा होने लगता है, वर्षा का काल आ जाता है। और मतलब समझो ग्रीष्म काल में 2 महीने का बसंत ऋतु मतलब पूरा साल ही वर्ष होता है, और 2 महीने का सबसे अधिक तापमान वाला ग्रीष्म काल है ना। इसके बाद आता है वर्षा का काल यानी कि हेमंत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो ये जून से जून जुलाई ये हो जाएगा अपना तापमान वाला है, अच्छे ऐसे मतलब तापमान वाला वर्षा है, तो ये हो जाएगा हेमंत ऋतु। और जून से जुलाई तक है ना, और अगस्त सितंबर में नहीं सॉरी जून और जुलाई में होता है यार वो वर्षा ऋतु, और अगस्त सितंबर तक ये होता है हेमंत ऋतु का है ना। इसके बाद 23 सितंबर आने लगता है, यानी सितंबर तक के महीने में भी सूरज की किरणें पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर आ जाता है, तो यहाँ फिर पतझड़ का काल आ जाता है और धीरे धीरे ठंड का प्रवाह आने लगता है। तो अक्टूबर तो नहीं, लगभग नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यानी 4 महीने तक शीत का प्रवाह रहता है।
तो 2 महीने तक, यानी कि समझो अक्टूबर और नवंबर तक में, और दिसंबर, यानी कि समझो मुख्य रूप से नवंबर और दिसंबर में सबसे अधिक ठंड वाला महीना है। इसके बाद सबसे अधिक ठंड वाला महीना तो दिसंबर का है, बाकी नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, फिर दिसंबर में सबसे अधिक ठंडा प्रवाह आने लगता है। इसके बाद जनवरी और फरवरी में भी ठंड का प्रवाह 4 महीने तक रहता है। यानी कि जो ये नवंबर और दिसंबर होता है ना, ये वाला महीना ये हो जाएगा शरद ऋतु, मतलब शीत ऋतु, और जनवरी और फरवरी ये हो जाएगा शरद ऋतु, है ना। इसी प्रकार ग्रीष्म काल आने लगता है। कब? मार्च अप्रैल से बसंत काल शुरू हो जाता है। इसके बाद ग्रीष्म काल का और तापमान वाला क्षेत्र, जैसे कि मई, जून, जुलाई, है ना, इनमें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक में भी तापमान रहता ही है। बाकी सितंबर में थोड़ा धीमे हो जाता है, जिस कारण हम अगस्त तक ही माने। बाकी बदलते मौसम के कारण हमें तापमान का कोई अंदाज़ा नहीं होता है ना। इसलिए हम माने तो ग्रीष्म काल को जून से, मतलब मार्च अप्रैल, यानी कि बसंत काल का भी शुरू हो जाना, और मई, जून, जुलाई, है ना, इन महीनों में तापमान का भी अधिक होता है। इस प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन भी पृथ्वी के, मतलब सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, और उसके साथ साथ रात और दिन का भी परिवर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप अगर ना समझा हो तो हमें कमेंट करिएगा, और हम इसे फिर से आपको रिवीजन करा सकते हैं। ठीक है, ओके।